आज की कहानी एक ऐसे मर्डर केस की है जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब और यूपी की राजनीति तक को हिलाकर रख दिया था। इस मर्डर के कारण विधायकों और सांसदों के सिंहासन डोलने लगे थे। एक ऐसा चर्चित केस जिसमें भारत के चहीते क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता से लेकर पूर्व राष्ट्रपति के करीबी रिश्तेदार भी संदेह के घेरे में थे। एक ऐसा केस जिसमें पुलिस को जब पता लगा कि उस दिन की पार्टी में उनके ही डिपार्टमेंट के सर्वोच्च पद पर आसीन अफसर भी शामिल थे और भी कई ऐसे चेहरे जो आज बड़े पदों पर आसीन होकर संत बने बैठे हैं, उस समय किसी विलन से कम नहीं थे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं जेसिका लाल मर्डर केस के बारे में, जिस पर फिल्म से लेकर कई वेब सीरीज तक बन चुकी हैं। इस केस को लेकर गवाहों में इतना खौफ क्यों था कि आखिरी समय कोर्ट तक आते आते गवाह अपने बयान से मुकर जाते थे? और फिर अंत में न्यायालय ने इस केस को लेकर क्या फैसला सुनाया? क्या जेसिका लाल को न्याय मिला या फिर कई नामचीन केसेस की तरह इसकी भी फाइल दबा दी गई? तो बिना देरी किए हम केस पर आते हैं। साल था 1998 और महीना था अप्रैल का। गर्मियों की सुगबुगाहट तेज हो चुकी थी। तो कहानी की शुरुआत होती है टेमरिंड कोर्ट नाम के रेस्टोरेंट से, जो कि साउथ दिल्ली के इलाके में कुतुब मीनार के बेहद ही नजदीक था। इस रेस्टोरेंट की मालकिन वीना रमानी थी, जिनकी गिनती दिल्ली के धनवान और प्रतिष्ठित लोगों में होती है। जहां एक तरफ वीना रमानी भारतीय थी, लेकिन उनकी शादी कैनेडियन मूल के जॉर्ज मिलाहट से हुई थी। ये रेस्टोरेंट अपनी लग्जरी पार्टीज के लिए उस समय का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट था। यहाँ हर गुरुवार के दिन को ऐसी ही पार्टीज के लिए फिक्स किया गया था, जिसमें सिर्फ अमीर बाप की बिगड़ेल औलादों को ही एंट्री दी जाती थी। लेकिन किसी और की एंट्री ना हो, इसके लिए पहले से ही पास सर्कुलेट कर दिए जाते थे। फिर ऐसे ही 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात को एक ऐसी ही पार्टी का दौर चल रहा था, और जिसके लिए कहा गया था कि ये पार्टी वीना रमानी के पति जॉर्ज की फेयरवेल पार्टी है, क्योंकि जॉर्ज अगले 6 महीने के लिए कनाडा जाने वाले हैं। अब जब पार्टी रेस्टोरेंट के मालिक के लिए है, तो फिर नॉर्मल बारटेंडर को हटाकर उस दिन बड़ी ही सुंदर बारटेंडर को बुलाया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि वीना के इस रेस्टोरेंट के पास शराब परोसने का लाइसेंस नहीं था, तो वो ऐसी ही पार्टियों के बहाने अपने रईस कस्टमर को शराब परोसा करते थे। कभी किसी के फेयरवेल का बहाना लेकर, कभी किसी फैमिली मेंबर के जन्मदिन के बहाने। अब आते हैं कहानी पर। वीना रमानी की बेटी मालिनी रमानी भी उन दिनों फैशन डिजाइनिंग में अपना सिक्का जमा रही थी, इसलिए उनके संबंध कई बड़े मॉडल से भी थे। उन्हीं में से एक नाम था जेसिका लाल का। भला की खूबसूरत जेसिका उन दिनों मॉडलिंग की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम थी। इस पार्टी के लिए मालिनी ने जेसिका को भी बुलाया था और जेसिका भी मना नहीं कर सकी। अब पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। तभी पार्टी में 4 लड़कों की एंट्री होती है। ये लड़के थे सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा, विकास यादव, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना। वैसे पार्टी खत्म होने का समय रात के 11 बजे का था, लेकिन शराब के नशे में इस कदर चूर थे कि पार्टी लगातार चले ही जा रही थी। तभी सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा शराब के काउंटर पर जाकर शराब देने का आग्रह करता है, लेकिन उस समय शराब काउंटर पर मौजूद जेसिका लाल उनको शराब देने से मना कर देती है। मनु शर्मा 1000 रुपए देकर फिर से जेसिका को शराब देने के लिए कहता है, लेकिन जेसिका फिर से कह देती है कि अब शराब उपलब्ध नहीं है। मनु शर्मा से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है और वह सीधे अपनी पिस्तौल निकालकर जेसिका पर तान देता है और अगले ही पल फायर कर देता है। गोली जेसिका की आंख को चीरते हुए खोपड़ी से जा टकराती है और अगले ही पल जेसिका जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। गोली चलने के कुछ मिनट बाद तक भी उस रेस्टोरेंट में किसी को भी भनक नहीं होती कि यहाँ पर एक मर्डर हो गया है, क्योंकि सब शराब के नशे में इतना चूर थे। कुछ देर बाद वीना रमानी आती है और जेसिका को जमीन पर गिरा हुआ देखती है। यह देखकर मनु शर्मा जोर से चिल्लाता है कि मैंने इसको नहीं मारा, और भागते हुए वह चारों दोस्त रेस्टोरेंट छोड़कर निकल जाते हैं। इधर जेसिका को तुरंत ही अपोलो हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन वहां पे उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। यहाँ से निकलने के बाद मनु शर्मा विकास यादव की गाजियाबाद में स्थित कोठी पर जाकर छुप जाता है
और यहीं से अब पुलिस और इन चारों के बीच में चूहा बिल्ली का खेल शुरू होता है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको इस केस में शामिल लोगों की राजनीतिक ताकत से रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य गुनाहगार मन्नू शर्मा की। मन्नू शर्मा के पिता विनोद शर्मा साल 1980 से लेकर 1985 तक पंजाब सरकार में विधायक रहे। इसके बाद साल 1992 से 1998 तक राज्यसभा से सांसद भी रहे। इसके बाद साल 2005 से 2014 तक लगातार हरियाणा में विधायक के तौर पर भी रहे। अब बात करें विकास यादव की। इनके पिता डीपी यादव भी 1989 से 1996 तक उत्तर प्रदेश में विधायक के पद पर रहे। उसके बाद 1996 से 1998 तक लोकसभा से सांसद पद की कमान भी संभाली। इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें राज्यसभा में सांसद बनाकर भेज दिया गया। बाद में 2007 से 2012 तक फिर से एमएलए पद पर रहे और इनके साथ मौजूद दो अन्य आलोक खन्ना और अमरदीप गिल भी कोलकाता कंपनी में बड़े पद पर आसीन थे। इस केस के बाद सत्ता के गलियारों में हलचल बल्कि भूकंप ही आ गया जब एक और बहुत बड़े आदमी का नाम इस पार्टी में शामिल पाया गया। जी हाँ, वो नाम है दिल्ली के जॉइंट पुलिस कमिश्नर वाईएस डडवाल का। जब जांच करते समय पाया गया कि कमिश्नर साहब भी उस दिन उस पार्टी का हिस्सा थे, ये पता लगते ही तुरंत कमिश्नर साहब को सस्पेंड कर दिया जाता है। चूंकि घटना के समय पार्टी में लगभग 100 लोग मौजूद थे और आधी से ज्यादा लोग ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, उस दिन पार्टी में गोली मन्नू शर्मा ने ही चलाई थी और पुलिस उन सब का बयान अपनी चार्जशीट में दर्ज करके केस को कोर्ट में दाखिल करा देती है। गवाहों की इतनी लंबी लिस्ट होने के कारण पुलिस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि जेसिका को न्याय जरूर और जल्द ही मिलेगा। इधर पुलिस ने राजनीतिक दबाव के बावजूद इस केस के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। केस के लगभग 2 दिन बाद यानी कि 2 मई 1999 को पुलिस ने मन्नू शर्मा की उस टाटा सफारी कार को बरामद कर लिया था जिस कार से वो पार्टी में आए थे और वहां से मर्डर करके भागे थे। अगले ही दिन 2 दिन के बाद यानी कि 4 मई 1999 को अमरदीप गिल और आलोक खन्ना को भी पुलिस पकड़ लेती है। अब इन दोनों दोस्तों की जानकारी के आधार पर पुलिस दिन रात छापामारी करती है और फिर पुलिस के दबाव में आकर मन्नू शर्मा 6 मई 1999 को चंडीगढ़ में सरेंडर कर देता है। यहाँ मन्नू शर्मा के एक दोस्त मन्नू झिंगन को भी गिरफ्तार किया जाता है जिसे मन्नू शर्मा ने हत्या के बाद अपने हथियार को नष्ट करने के लिए जिम्मेदारी दी थी। अब 8 मई को रेस्टोरेंट की मालकिन वीना रमानी, उसके पति जॉर्ज और बेटी मालिनी रमानी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ से शुरू होती है राजनीतिक सत्ता और पुलिस के बीच की असली लड़ाई। वीना रमानी को बिना लाइसेंस के शराब बेचने और वारदात वाली जगह से जेसिका के खून के धब्बे मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इस केस का चौथा आरोपी विकास यादव अभी भी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गायब था, लेकिन आखिरकार 29 मई 2099 को विकास यादव ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और रोचक बात यह है कि इससे पहले ही विकास ने मिजोरम के एक स्थानीय से अपनी अंतरिम जमानत करा रखी थी, जिससे दिल्ली पुलिस बहुत हताश हो गई है। इसके कुछ ही दिनों बाद वीना रमानी, उसके पति और बेटी को जमानत तो मिल जाती है, लेकिन पुलिस इन तीनों के पासपोर्ट जब्त कर लेती है, जिससे उन तीनों की भारत से भागने की प्लानिंग पर पानी फिर जाता है और लगे हाथ रेस्टोरेंट भी सील करा देती है। अब केस की सुनवाई शुरू होती है। शुरुआत में तो लगा कि ये केस बस एक खुली किताब की तरह है और जल्दी ही अपराधियों को उनके इस जघन्य अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। लेकिन अब यहाँ से शुरू होती है भारतीय राजनीति के काले चेहरे की और अब एक के बाद एक गवाह अपने बयान से पलटने लगते हैं। सबसे पहले इस केस का सबसे मुख्य गवाह सायन मुंशी 3 मई 2001 को अपने बयान से इस कदर किनारा करता है कि उसे तो हिंदी पढ़नी आती ही नहीं है, उसने तो बस लिखे हुए बयान पर अपने साइन किए थे। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन भी और करण राजपूत भी अपने आप को इस केस से दूर कर लेते हैं। इसके बाद एक और अहम गवाह वीना रमानी भी अपने बयान से पूरी तरह मुकर जाती है। उन्होंने पहले दिए बयान में कहा था कि उन्होंने मन्नू शर्मा को गोली मारकर भागते हुए देखा था।
एक तरफ जहां गवाह अपनी बात से मुकर रहे थे, वहीं अब पुलिस के द्वारा जमा किए गए सबूत भी झूठे साबित होने लगे। इसके साथ अभी तक पुलिस ने गोली के जिस खोखे को सबसे अहम सबूत मानकर रखा था, वह भी फॉरेंसिक लैब में जाकर यह कहकर नकार दिया गया कि जेसिका के शरीर से मिली गोली और ये खोखा दोनों ही अलग पिस्टल के हैं। अब इस आसान से लगने वाले केस को साजिशों के आधार पर बड़ा ही पेचीदा और अनसुलझा केस बना दिया गया था। अभी तक कुल 19 गवाह कोर्ट में अपने बयान से मुकर चुके थे, लेकिन वीना रामानी की बेटी मालिनी और उसका पति जॉर्ज अभी भी अपने बयान पर अडिग थे। उन्होंने ये पूरी तरह स्वीकार किया था कि गोली चलाने वाला शख्स मनु शर्मा ही था। केस के कमजोर होते ही 12 अप्रैल 2005 को मन्नू शर्मा को जमानत पर छोड़ दिया जाता है और वो जेल से बाहर आ जाता है। अपराधियों के बाहर आते ही जेसिका के परिवार के साथ साथ पूरे देश में एक मायूसी का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन लोगों को कहीं न कहीं अभी भी भारत की न्याय व्यवस्था पर उम्मीद थी कि कहीं से पुलिस कुछ ऐसा सबूत ढूंढ निकालेगी जिससे पूरे केस की दिशा ही बदल जाएगी। लेकिन रही सही कसर 21 फरवरी साल 2006 में कोर्ट के फैसले ने पूरी कर दी और जो एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी वह भी बुझ गई। इसमें कोर्ट के द्वारा ये फरमान सुनाया गया कि गवाहों और सबूतों के अभाव में मुख्य आरोपी मनु शर्मा समेत बाकी के 9 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया जाता है। ये फैसला आते ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जाने लगे और अब दिल्ली पुलिस कटघरे में आ खड़ी हुई। आनन फानन में 24 फरवरी 2006 को ही कोर्ट के आदेश पर इस केस को फिर से न्यायिक जांच के लिए खोला गया और अब जब पुलिस की नई टीम को ये केस सौंपा गया तो पता चला कि पिछली टीम के द्वारा इस केस को बड़े ही लापरवाह तरीके से हैंडल किया गया था और कहीं बड़ी बड़ी गलतियां भी की गई थी। अब इनको पुलिस के द्वारा की गई गलतियां कहा जाए या सोची समझी साजिश, ये बात किसी से छिपी नहीं है। नियुक्त की गई नई पुलिस टीम ने साफ बताया कि कैसे गलत खोखे को बदला गया और गलत खोखे कोर्ट में पेश किए गए। पुलिस के आला अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने इस केस में कई बड़ी गड़बड़ियां की थी। इसी जांच के बाद 13 मार्च 2006 को दिल्ली पुलिस निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देती है। इसी गर्मा गर्मी के माहौल के बीच में सितंबर का महीना आ जाता है और 27 सितंबर 2006 को खोजी पत्रकारिता के लिए मशहूर तहलका द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें साफ खुलासा होता है कि जिस शायन मुंशी ने कोर्ट में गवाही दी थी कि वो हिंदी नहीं पढ़ सकता है, वो सरासर गलत है। आगे तहलका के स्टिंग ऑपरेशन ने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए, क्योंकि अपने बयान से पलटने वाले ज्यादातर लोगों ने ये कबूल किया था कि उन्हें अपने बयान को वापस लेने के लिए किस तरह परेशान किया और धमकाया गया था। कोर्ट के आदेश से लगातार 25 दिनों की सुनवाई चलती है, जिसमें 29 नवंबर को कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लेता है और आखिरकार 18 दिसंबर 2006 को अदालत के फैसले को बदल दिया जाता है। अब अदालत सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुख्य आरोपी मन्नू शर्मा को उम्र कैद और बाकी के 3 आरोपियों विकास यादव, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना को 4-4 साल की सजा सुनाती है। इसके अलावा शायन मुंशी, गलत खोखा पेश करने वाले रूप सिंह समेत 19 लोगों को सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा शायन मुंशी, गलत खोखा पेश करने वाले रूप सिंह समेत 19 लोगों को सजा सुनाई जाती है। बाद में ये सब सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे इनकार कर देती है। आरोपियों को भले ही सजा हो गई हो, लेकिन इन सब में जेसिका का परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। जहां एक तरफ जेसिका की जान गई, वहीं साल 2006 में आरोपियों के बाहर आते ही जेसिका के पिता को इससे इतना तगड़ा झटका लगा कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। इसी सदमे में पिता से पहले मां चली गई और फिर पिता भी चल बसे। साल 2021 में जेसिका की छोटी बहन सबरीना लाल भी अपनी लीवर की बीमारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गई। बाद में अच्छे बर्ताव के चलते मन्नू शर्मा को साल 2020 में जेल से रिहा कर दिया गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल महीने साल 2015 में बेल पर जब मन्नू शर्मा बाहर आए थे
तो उन्होंने अपने बचपन की दोस्त प्रीति शर्मा से विवाह रचाया था। ये भी तब बड़े ही चर्चाओं का विषय रहा था। आपको आज की कहानी कैसी लगी? साथ ही साथ आगे आप किस केस को सुनना पसंद करेंगे, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।